आज हम एक अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। मार्केट रेगुलेटर सेबी यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड जो है ना, हम्म। वो डेरिवेटिव ट्रेडिंग, खासकर ये फ्यूचर्स और ऑप्शंस मतलब एफएनओ, इसके नियमों को शायद और सख्त करने पर विचार कर रहा है। हाँ, ये खबरें तो चल रही हैं काफी। बिल्कुल। हम्म। और इन खबरों का असर सीधा बीएसई और एंजल वन जैसे जो कैपिटल मार्केट स्टॉक्स हैं उन पर भी पड़ रहा है। पढ़ रहा है बिल्कुल। तो हमने कई बिजनेस न्यूज़ सोर्सेज से जानकारी जुटाई है और आज की बातचीत में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि भाई सेबी ये कदम क्यों उठा रहा है, क्या क्या बदलाव हो सकते हैं और इन सब का निवेशकों और इन कंपनियों पर क्या असर पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। और ये चर्चा अहम इसलिए भी है क्योंकि जो हाल की रिपोर्ट्स हैं वो इसी तरफ इशारा कर रही हैं कि सेबी की जो सबसे बड़ी चिंता है जी। वो है रिटेल निवेशकों को एफएनओ ट्रेडिंग में होने वाला भारी नुकसान। अच्छा। मतलब आप सोचिए, फाइनेंशियल ईयर 24-25 का जो आंकड़ा है उसमें रिटेल निवेशकों ने एफएनओ सेगमेंट में कुल मिलाकर करीब 1.10 लाख करोड़ रुपए गंवा दिए। 110 लाख करोड़, बाप रे। जी। और सेबी की अपनी एक स्टडी भी है जो बताती है कि 90% से ज्यादा रिटेल ट्रेडर्स इस सेगमेंट में पैसा कमाते हैं, कमाते नहीं। 90%? ये तो बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा है। तो ठीक है, सेबी की मुख्य चिंताएं क्या हैं फिर? मतलब सिर्फ ये नुकसान ही है या कुछ और भी है? और वो क्या कदम उठाने का सोच रहे हैं? देखिए, नुकसान तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है ही, लेकिन सेबी का ये भी मानना है कि यहाँ ना जरूरत से ज्यादा सट्टेबाजी हो रही है, मतलब स्पेक्यूलेशन। हम्म। खासकर वो जो शॉर्ट टर्म वाले डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ना, जैसे वीकली एक्सपायरी वाले इंडेक्स ऑप्शंस। हाँ हाँ, जो हर हफ्ते एक्सपायर होते हैं। बिल्कुल। उनमें बहुत तेजी से पैसा बनता भी है और डूबता भी है। तो सेबी को लगता है कि इस तरह की जो ट्रेडिंग है उससे बाजार में बेवजह का उतार चढ़ाव, मतलब वोलेटिलिटी, वो बढ़ती है। सही बात कर। और शायद ये देश की अर्थव्यवस्था में जो पूंजी निर्माण यानी कैपिटल फॉर्मेशन है उसमें कोई खास योगदान भी नहीं देता है। ये बस ट्रेडिंग फॉर ट्रेडिंग सेक हो रहा है शायद। अच्छा। इसीलिए सेबी चेयरमैन तोहिनकान पांडे जी, उन्होंने भी कहा है कि इक्विटी डेरिवेटिव्स पर जल्द ये कंसल्टेशन पेपर लाया जाएगा। ओके, तो मतलब ये सिर्फ नुकसान रोकने की बात नहीं है, ये मार्केट की ओवरऑल हेल्थ सुधारने की भी कोशिश है। बिल्कुल बिल्कुल, एक तरह से वही कोशिश है। तो इस कंसल्टेशन पेपर में फिर किस तरह के बदलावों की हम उम्मीद कर सकते हैं? क्या सुनने में आ रहा है? देखिए, कई चीजों पर विचार चल रहा है। एक तो ये कि डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स की अवधि यानी टेन्योर और मैच्योरिटी बढ़ाई जाए। मतलब वीकली कॉन्ट्रैक्ट से फोकस हटाकर शायद मंथली या उससे भी ज्यादा लंबी अवधि के कॉन्ट्रैक्ट्स पर जोर दिया जाए। अच्छा। सबसे ज्यादा चर्चा जिसकी है वो है न्यूनतम कॉन्ट्रैक्ट साइज या जिसे लॉट साइज कहते हैं, उसको बढ़ाने की। कितना? रिपोर्ट्स में तो 15 से 20 लाख रुपए तक का जिक्र है। 15 से 20 लाख? जी। इसका सीधा मतलब ये होगा कि एफएनओ में ट्रेड करना काफी महंगा हो जाएगा। हाँ, फिर तो छोटे निवेशक कैसे करेंगे ट्रेड? शायद यही मकसद हो कि वो हतोत्साहित हों। इसके अलावा ऑप्शन प्रीमियम एडवांस में वसूलना, ये तो खैर फरवरी 2025 से लागू भी हो गया है। हाँ, ये हुआ था। फिर वीकली एक्सपायरी की संख्या सीमित करना, ये भी नवंबर 2024 में किया गया था। राइट। और ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए मार्जिन की जरूरतें बढ़ाना और शायद कैश मार्केट ट्रेड के लिए कम करना, ताकि लोग लॉन्ग टर्म निवेश की तरफ थोड़ा ज्यादा ध्यान दें। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है। और हाँ, कुछ रिपोर्ट्स में सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स एसटीटी बढ़ाने की भी बात थी, लेकिन उसके लिए तो फिर बजट में बदलाव करना पड़ेगा, वो सेबी अकेले नहीं कर सकता। समझ गई। लेकिन ये लॉट साइज 15-20 लाख वाला पॉइंट तो वाकई बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। बिल्कुल, गेम चेंजर हो सकता है ये। तो इन सब खबरों का असर फिर बीएसई और एंजल वन जैसे स्टॉक्स पर कैसा दिख रहा है? जाहिर है उनकी कमाई का तो बहुत बड़ा हिस्सा यही एफएनओ से आता है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। यही डर है जो बाजार को सता रहा है। जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि बीएसई की कमाई का लगभग 58% और एंजल वन का तो 75% से भी ज्यादा हिस्सा डेरिवेटिव ट्रेडिंग से ही आता है। ओह, 75%? हाँ, तो जैसे ही ये नियम सख्त होने की खबर आती है, निवेशकों को डर लगता है कि भाई ट्रेडिंग वॉल्यूम गिरेगा, खासकर वीकली ऑप्शंस में, और फिर इन कंपनियों की कमाई पर सीधा असर पड़ेगा। और हमने देखा भी है, जुलाई और अगस्त 2025 में जब ऐसी खबरें जोरों पर थीं, तो बीएसई और एंजल वन के शेयर 6% से 9% तक गिरे थे। अच्छा खासा करेक्शन आया था। जी। लेकिन क्या बाजार हमेशा ऐसी खबरों पर नेगेटिव ही रिएक्ट करता है? या कभी कुछ और भी देखने को मिला? नहीं, ये भी एक दिलचस्प पहलू है। देखिए, अक्टूबर 2024 में जब सेबी ने कुछ नियम बदले थे। हाँ, लेकिन वो नियम उतने सख्त नहीं निकले जितनी बाजार को आशंका थी। मतलब डर ज्यादा था, हुआ कम। तो तब इन्हीं शेयरों में बीएसई और एंजल वन में तेजी भी देखने को मिली थी।
अच्छा, मतलब उम्मीद से कम सख्ती हुई तो मार्केट खुश हो गया। हाँ बिल्कुल, इससे ये पता चलता है कि ये जो रेगुलेटरी अनिश्चितता है ना, इसका कितना बड़ा असर पड़ता है। डर का माहौल ज्यादा होता है कई बार। सही बात है। तो क्या ये पहली बार हो रहा है कि सेबी एफएनओ को लेकर नियम बदल रहा है, या ये पहले भी होता रहा है? नहीं नहीं, ये कोई पहली बार नहीं है। ये तो एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, कह सकते हैं। सेबी पहले भी रिटेल निवेशकों की सुरक्षा के लिए कदम उठाता रहा है। जैसे हमने अभी बात की, नवंबर 2024 में लॉट साइज बढ़ाना, वीकली एक्सपायरी को सीमित करना, ये सब उसी दिशा में कदम थे। मार्जिन नियमों को भी टाइम टू टाइम सख्त किया गया है। और अभी हाल ही में जो अमेरिकी फर्म जेन स्ट्रीट पर कथित मैनिपुलेशन के लिए कार्रवाई हुई, वो भी एक महत्वपूर्ण कदम था। उससे यह भी संकेत गया कि सेबी अब विदेशी निवेशकों यानी एफपीआईज और एल्गो ट्रेडिंग पर भी रेगुलेटरी फोकस बढ़ा रहा है। हाँ, वो जेन स्ट्रीट वाला मामला काफी चर्चा में था। बिल्कुल। हालांकि उस पर कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स, जैसे जेफरीज की एक रिपोर्ट थी, उनका मानना था कि जेन स्ट्रीट के बाहर जाने से बीएसई की कमाई पर कोई बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। क्यों? उनका तर्क था कि एफपीआईज का जो डेरिवेटिव टर्नओवर में हिस्सा है, वो वैसे भी काफी कम है, तो एक प्लेयर के जाने से बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, ओके। तो कुल मिला के अगर हम समेटें तो ऐसा लग रहा है कि सेबी एक बहुत ही मुश्किल संतुलन साधने की कोशिश कर रहा है। हाँ बिल्कुल। एक तरफ रिटेल निवेशकों की सुरक्षा, दूसरी तरफ बाजार की स्थिरता, और तीसरी तरफ डेरिवेटिव मार्केट की ग्रोथ भी, क्योंकि ये मार्केट लिक्विडिटी के लिए जरूरी भी है। सही कहा, ये एक फाइन बैलेंसिंग एक्ट है। तो ये जो प्रस्तावित बदलाव हैं, ये एफएनओ ट्रेडिंग को खासकर छोटे ट्रेडर्स के लिए ज्यादा महंगा और शायद कम आकर्षक बना सकते हैं। हाँ बिल्कुल, और यहीं पर वो बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या ये जो सख्त नियम है, ये वाकई में उस बेतहाशा सट्टेबाजी को रोक पाएंगे? क्या ये निवेश को लॉन्ग टर्म इक्विटी की तरफ मोड़ पाएंगे, जैसा शायद सेबी की मंशा है? या फिर इनका असर सिर्फ मार्केट की लिक्विडिटी कम करने तक ही सीमित रहेगा और ब्रोकर्स और ट्रेडर्स के लिए मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। देखिए, अंतिम नियम क्या होते हैं और उनका वास्तविक असर क्या पड़ता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अभी तो सब कयास ही हैं। सही बात है, देखना होगा कि कंसल्टेशन पेपर में क्या आता है और फिर फाइनल नियम क्या बनते हैं। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए भी छोड़ जाते हैं सोचने को। अगर मान लीजिए एफएनओ ट्रेडिंग वाकई कम आकर्षक हो जाती है नियमों से, तो क्या निवेशकों का वो पैसा, जैसा सेबी उम्मीद कर रहा है, इक्विटी, कैश मार्केट या म्यूचुअल फंड जैसे दूसरे निवेश विकल्पों में जाएगा, या फिर वो पैसा शेयर बाजार से पूरी तरह बाहर निकलकर कहीं और, जैसे रियल एस्टेट या गोल्ड, उधर चला जाएगा? ये एक अहम सवाल है। बहुत अहम सवाल है। इसका जवाब ही मार्केट की अगली दिशा तय कर सकता है।